Good morning, everyone. Welcome to Extras with NSV. And topic for today's discussion is Section 216 SS of Income Tax Act 1961. अब कोई भी सेक्शन बनाने के पीछे इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पीछे एक बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव होता है। आइए अब जानते हैं कि सेक्शन 216 SS के पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री बनी आफ्टर मनमोहन सिंह बजट, जिसमें उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया, लिबरलाइज किया। लेकिन उस बजट के पहले इंडियन इकोनॉमी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। और एक बेस्ट फ्रेज है अंडर डेवलप इकोनॉमी को एक्सप्लेन करने का कि अफवाहों से भी ज्यादा अगर कोई चीज सर्कुलेट होती है अंडर डेवलप इकोनॉमी में तो वो है कैश। यस, कैश। जब भी कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री में, दैट इज अंडर डेवलप्ड कंट्री, उसमें जब भी कैश ज्यादा सर्कुलेट होती है दैट मीन्स कि उसमें ब्लैक मनी भी बढ़ने का उतना ही ज्यादा रिस्क होता है। जितनी ज्यादा कैश उतना ज्यादा ब्लैक मनी बढ़ने का रिस्क, उतना ही ज्यादा लोग कैश दबा के रखते हैं। और ये धीरे धीरे बहुत बढ़िया तरीके से चलता था कि लोग कैश दबा के रखते थे आसानी से, और उनका वोल्ट बढ़ता होता जाता था, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़। फिर धीरे धीरे इनकम टैक्स ने क्या किया, इनकम टैक्स ने रेड्स मारना शुरू किया। न्यूज आने लगी, ये अराउंड 1970s 1980s की बात है। न्यूज आने लगी कि इनकम टैक्स रेड मार रही है, इतनी कैश बरामद हुई, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ। तो जनरली फॉर एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि मैं एक असेसी हूँ, मैंने बहुत दबा के पैसा खाया इनकम टैक्स का, बहुत दबा के, टैक्स भी नहीं भरा और ब्लैक मनी बहुत जमा करके रख दी, 100-150 करोड़, राइट। अब इनकम टैक्स ने मेरे यहाँ पे रेड मार दी और उनको पूरा कैश रिकवर हो गया। बढ़िया, उन्होंने 100-150 करोड़ पूरे रिकवर किए अच्छे से। उसके बाद में क्वेश्चन मेरे पे आएगा, मुझे अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी कि आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में। तो लोग क्या करते थे, जनरली उस टाइम के लोग बोलते थे कि मैंने उससे कैश लिया था, मैंने उसको कैश दे दिया, किसी और को, रिलेटिव को या फ्रेंड को या किसको भी, या फिर मेरे को उससे कैश लेना था तो उसने मेरे को कैश दे दिया। ऐसे लोन्स और एडवांसेस और डिपॉजिट्स इस तरह का लोग करते थे और इनकम टैक्स की सिचुएशन बन जाती थी कुछ ऐसी। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो ये सिचुएशन चलते चलते 3-4 साल बीत गए। फिर इनकम टैक्स के दिमाग में उन्होंने अचानक से मेंटोस की गोली खाई, उनके दिमाग में एक बल्ब का लाइट जागा और उन्होंने फाइनेंस एक्ट 1984 में 2 ऐसे नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए, दैट इज 269 SS एंड 269 T। 269 T की बात हम कोई दूसरी वीडियो में करेंगे, फिलहाल 269 S के बारे में जानते हैं। अभी 269 SS होता क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव उनका ये था कि ब्लैक मनी कम से कम किया जाए, ये जो आदान प्रदान लोग करते हैं लोन्स और एडवांसेस का कैश में, उसको कम से कम रखा जाए, ताकि जो फेक ट्रांजैक्शन है, अनअकाउंटेड मनी है जो, और ब्लैक मनी को कर्ब किया जाए और अच्छे तरीके से। इस चीज के लिए ये सेक्शन लाया गया था। अब हम जानेंगे कि ये बेयर एक्ट क्या कहने की कोशिश करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2022। यहां पे लिखा गया है साफ साफ, नो पर्सन शाल टेक or accept from any other person any loan or deposit or any specified sum otherwise than an account payee check or account payee bank draft or use of electronic clearing system through banking account or through such other electronic mode as may be prescribed। अब यहाँ पे 3 अलग और अलग अलग नीचे सब क्लॉजेस दिए गए हैं। जो कि है फर्स्ट ए, अमाउंट ऑफ सच लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ सच लोन डिपॉजिट एंड स्पेसिफाइड सम, और बी, ऑन द डेट ऑफ टेकिंग और एक्सेप्टिंग सच लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम, एनी लोन और डिपॉजिट और स्पेसिफाइड सम टेकन और एक्सेप्टेड अर्लियर बाय सच पर्सन फ्रॉम द डिपॉजिटर इज रिमेनिंग अनपेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनपेड। इसका एक बहुत बड़ा, जैसा कि कह सकते हैं, बहुत एम्बिगियस वर्ड है जिसके 2 अलग अलग मतलब भी हो सकते हैं अलग अलग प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस में।
the amount or aggregate amount remaining unpaid. C. The amount or the aggregate amount referred to in clause A together with amount or aggregate amount referred to in clause B is 20,000 rupees or more. तो यहाँ पे क्या करने की कोशिश की, यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1984 में सेक्शन 216 एसएस इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे एक रोक लगा दी गई. यहाँ पे अमाउंट ऑफ सच लोन और डिपॉजिट स्पेसिफाइड सम, यानी कोई भी लोन या कोई भी डिपॉजिट या ऐसी कोई भी स्पेसिफाइड सम मैं कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकता 20,000 या 20,000 से ज्यादा. दैट मीन्स मैं 19,999 रुपए तक कैश में एक्सेप्ट कर सकता हूं सामने वाले से, लेकिन अगर मैंने 20,000 रुपए एक्सेप्ट कर लिए तो मैंने ये सेक्शन का वायोलेशन कर दिया, मैंने ये सेक्शन के रूल्स तोड़ दिए. राइट 20,000 या 20,000 से ज्यादा. और यही चीज हमें क्लॉज ए समझाने की कोशिश करता है. और ये जो क्लॉज बी है इसे हम थोड़े एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. अभी जो ऊपर के जो दो क्लॉज थे ए और बी, हम इसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. राहुल वॉन्ट्स टू टेक अ लोन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम विनीत. He cannot accept it in cash because it will violate section 216 SS. Obviously, section 216 SS में साफ साफ लिखा गया है कि 20,000 या 20,000 से ज्यादा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता. अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो आपने सेक्शन 216 वायोलेट कर दिया. और यहाँ पे जैसे ये तो सिर्फ एक ऐसा लोन की बात हो गई. यहाँ पे डिपॉजिट भी कंसिडर कर सकते हैं, एडवांस भी कंसिडर कर सकते हैं. आप जैसे देखेंगे कि एक क्लॉज में लिखा था एग्रीगेट ऑफ लोन, डिपॉजिट और एडवांस तीनों का मिला के भी 20,000 से ऊपर नहीं ले सकते. नेक्स्ट एग्जांपल है राहुल वांट्स टू टेक लोन 6,000 रुपीज, डिपॉजिट ऑफ 9,000 रुपीज, एडवांस ऑफ 7,000 रुपीज फ्रॉम विनीत. कैन ही एक्सेप्ट? नो ही कांट. वाई? क्योंकि यहाँ पे टोटल 22,000 से ऊपर जा चुकी है, यानी 20,000 से ऊपर जा चुकी है, यानी इसने राहुल ने सेक्शन 269 वायोलेट कर दिया, इसलिए वो कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकता. वो कैश में कितनी अमाउंट तक एक्सेप्ट कर सकता है? 19,999. राइट. और जब क्लॉज बी था, अब वो देखते हैं. एक और एग्जांपल है, राहुल हैड एक्सेप्टेड अ कैश लोन फ्रॉम विनीत ऑन 1 जून 2020. डेट्स पे ध्यान देना. 1 जून 2020 बाय क्रॉस चेक फॉर ₹19,000. यानी मैंने 19,000 रुपए विनीत से चेक से लिए. मैं ले सकता हूं क्या 19,000 रुपए चेक से? हाँ, ले सकता हूं. ठीक है. मैंने वायोलेट किया क्या सेक्शन 269 एसएस? नहीं. ऑन 15 अप्रैल 2021 राहुल wants to take another loan from विनीत फॉर 2,000. राहुल को एक्स्ट्रा लोन चाहिए 2,000 का. और पहले 19,000 का लोन उसने लिया था, लेकिन वो अनपेड है, उसने अभी तक पे नहीं किया. ठीक है. फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, अभी भी उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है. मैंने अभी तक लोन रिपे नहीं किया विनीत को, मेरे ऊपर अभी भी लोन है 19,000 का. ठीक है. अब मैं और 2,000 रुपए लेने की बात कर रहा हूं विनीत से. और जिस दिन मैं 2,000 रुपए ले रहा हूं, उस दिन भी मैंने अभी तक जो पुराने 19,000 रुपए जो मैंने उससे लिए थे, मैंने अभी तक उसको चुकाए नहीं है, अनपेड है उस दिन तक भी. क्योंकि पिछले के 19,000 और वो ऊपर 1,000 के और जो 2,000 में ले रहा हूं, ये टोटल हो जाएंगे 21,000. 21,000, 19,000 प्लस 2,000, जो कि जो हमारी 20,000 की लिमिट है उससे ज्यादा है. इसमें भी राहुल ने सेक्शन 216 एसएस का वायोलेशन कर दिया. इसलिए राहुल ये जो 2,000 है ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता विनीत से, क्योंकि पुराना बैलेंस उसका अनपेड है. और अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो 20,000 के ऊपर चला जाएगा बैलेंस. राइट. और मैं जो भी बात कह रहा हूं, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, एवरी पर्सन, वेदर ही इज इंडिविजुअल. हर एक पर्टिकुलर इंसान के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो HUF हो, चाहे वो प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, चाहे वो अब ये कुछ प्रिस्क्राइब मोड्स है जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए गए कि हम इसी रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं लोन, डिपॉजिट्स, स्पेसिफाइड सम्स या जो कुछ भी है इन अ सिंगल डे. दैट इज
अकाउंट पे ही चेक और बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम, आईएमपीएस और यूपीआई। यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ट्रांजैक्शन करें और कैश का ट्रांजैक्शन बहुत कम से कम किए जाए अगर आपको लोन्स और एडवांसेस 20 या 20,000 से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शंस ऐसे बनाए हैं जिसपे सेक्शन 269 एसएस लागू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, any loan or deposit or specified sum taken or accepted by foreign entities। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में सेक्शन 269 एसएस के बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। जैसे कि अगर मैं कोई भी गवर्नमेंट से 20,000 या 20,000 से ज्यादा एक्सेप्ट कर रहा हूं तो मैं सेक्शन 269 एसएस वायोलेट करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट एक एग्जेम्पशन में है, एक्सेप्शंस में है। ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस और सेविंग बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, मैं उनसे भी अगर 20,000 से ज्यादा कोई भी लोन डिपॉजिट कैश में एक्सेप्ट कर सकता हूँ, चलेगा, मतलब मैंने सेक्शन वायोलेट नहीं किया। कोई भी कॉर्पोरेशन established by central, state or provincial act, any government company defined in clause 45 of section 2 of Companies Act 2013, right, or any institution notified by official gazette। ये कुछ फॉलोइंग एंटिटीज थी कि जिनसे अगर मैंने लोन, डिपॉजिट या कोई भी स्पेसिफाइड समय 20 या 20,000 से ज्यादा एक्सेप्ट किया तो मैंने सेक्शन 269 एसएस वायोलेट नहीं किया। यहाँ पे एक और कंडीशन है फार्मर्स के लिए, जो कि है अ पर्सन ओनली अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम एक्सेप्ट लोन्स और डिपॉजिट फ्रॉम एनी अदर पर्सन ऑल्सो अर्निंग ओनली एग्रीकल्चर इनकम। यानी अगर मैं कोई एक शेतकरी हूं, मैं फार्मर हूं, मैं अगर कोई फार्मर से कोई लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा हूं, वो भी फार्मर है, मैं भी फार्मर हूं, 20,000 से ज्यादा, तो भी मैंने सेक्शन 269 एसएस वायोलेट नहीं किया, राइट। उसकी कोई अदर इनकम रही तो भी चलता, पर आफ्टर क्लेमिंग डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस उस पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। यानी उसकी इनकम प्रोबेबली ऑब्वियसली 5 लाख के नीचे होनी चाहिए आफ्टर क्लेमिंग एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस। Now there are certain more exceptions that income tax provides us to normal assessees, that are कि कोई इमरजेंसी के टाइम पे अगर मैं मेरे कोई रिश्तेदार से इमरजेंसी में कैश रिसीव कर रहा हूं, राइट, कोई भी अनफॉर्चुनेट ऐसे कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं कि मेरे पास में कैश नहीं है, अभी मुझे कैश की बहुत जरूरत है, 1 लाख 2 लाख, तो मैं मेरे रिलेटिव वगैरह से ले सकता हूं। बट यहाँ पे मेन इंटेंशन आपका ये नहीं होना चाहिए कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, हियर इंटेंशन शुड नॉट बी टू इवेड द टैक्सेस, राइट। अब यहाँ पे मैं इनकम टैक्स को कैसे प्रूव दूंगा कि यहाँ पे मेरा इंटेंशन टैक्स चोरी का था ही नहीं? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, और जो भी राइट कमेंट होगा मैं कमेंट को पिन करके रखूंगा। आपको क्या लगता है कि मैं इनकम टैक्स को कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा यहाँ पे मोटिव टैक्स चोरी का था ही नहीं? ठीक है। नाउ सेकंड इज पार्टनर कंट्रीब्यूटिंग कैश कैपिटल इनटू पार्टनरशिप फर्म। बिकॉज पार्टनर कोई भी कैश, जो भी चाहे वो एज अ लोन या डिपॉजिट वगैरह हो, आप जो भी कैश जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल में, हम उसे एज अ लोन या डिपॉजिट में काउंट ही नहीं करते, इसीलिए उनका सेक्शन 269 एसएस का वायोलेशन होता ही नहीं है। पार्टनर कितनी भी कैश इंट्रोड्यूस कर सके उस पर सेक्शन 269 एसएस एप्लीकेबल होगा ही नहीं, लेकिन सेक्शन 269 एसटी एप्लीकेबल होगा, जो हम दूसरे किसी वीडियो में जरूर देखेंगे, जिसमें 2 लाख तक लिमिट है। और तीसरा पॉइंट है, वेयर देयर इज मेयर बुक एंट्री, नो रिसिप्ट ऑफ मनी इन कैश और एनी अदर फॉर्म। बस एक नॉर्मल एंट्री मार के, लेकिन ओरिजिनल में कैश ट्रांजेक्शन तो किया ही नहीं, हवली बात है। यहाँ पे जब भी हम सेक्शन 269 एसएस का एप्लीकेशन देखेंगे तो हमेशा
खुद को असेसी के रूप में मान के देखेंगे। सामने वाला तो कैश दे सकता है अगर मैं उससे मांगूंगा 1 लाख 2 लाख तो, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैंने एक्सेप्ट किया तो वायोलेशन मैंने किया, देने वाले ने नहीं। सेक्शन 269 एसएस हमेशा एक्सेप्टेंस पे लगता है। अगर मैं कैश एक्सेप्ट कर रहा हूँ 20 या 20,000 से ज्यादा इन ए सिंगल डे, तो वायोलेशन मैंने किया, सामने वाले ने नहीं। ठीक है। और अगर वायोलेशन हुआ तो यहाँ पे टैक्स ऑडिट के टाइम पे जो 44 क्लॉजेस होते हैं उसमें से क्लॉज नंबर 31 में जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसे ये दिखाना पड़ता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कि जो असेसी है उसने सेक्शन 269 एसएस वायोलेट किया या नहीं किया। अगर उसने सेक्शन 269 एसएस वायोलेट किया तो पेनल्टी लगती है अंडर सेक्शन 271D, जो कि इतनी रिग्रेस पेनल्टी है, दैट इज 100% ऑफ अमाउंट एक्सेप्टेड, दैट इज 100% ऑफ अमाउंट एक्सेप्टेड, 100% of loan or deposit amount will be quantum of penalty that can be levied by an assessing officer. Person accepting loan and deposit in cash above the prescribed limit is liable to pay such penalty. That means under section 271D, फॉर एग्जाम्पल मैंने सेक्शन 269 एसएस वायोलेट किया, मैंने किसी से 50,000 रुपए कैश में एक्सेप्ट कर लिए, तो मेरे पे पेनल्टी कितने की लगेगी? पूरे 50,000 की लगेगी, राइट? क्योंकि मैंने 50,000 एक्सेप्ट किए। ऐसा नहीं कि इसमें तो लिमिट, एक्ट में तो लिमिट 20,000 की है, तो डिफरेंस अमाउंट 30,000 पे लगनी चाहिए। नहीं, पूरे 50,000 पे लगेगी। आपने पूरा अमाउंट एक्सेप्ट किया, आप पूरे अमाउंट पे पेनल्टी दो। लेकिन पेनल्टी लगाने से पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी आती है फ्रॉम बीइंग हर्ड। आप अपने रीजन स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन और आपका अगर रीजन स्पेसिफाई, अगर जो भी आप रीजन स्पेसिफाई करेंगे अगर वो जेन्युइन है और इन केस ऑफ इमरजेंसी है और उसका कोई टैक्स इविजन का आपका कोई इरादा नहीं है, देन असेसिंग ऑफिसर मे नॉट इम्पोज पेनल्टी। आपके ऊपर पेनल्टी नहीं भी लगा सकता है अगर ही इज सेटिस्फाइड विथ योर आंसर्स। एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड द पेनल्टी? आंसर इन द कमेंट सेक्शन. Any of the doubts or any questions you can ask me in the comment section, and if you like the video, do like, share and subscribe, and I will see you in next video with another interesting topic.